बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर 19, उसका आज लेक्चर 11 है और आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आज के टॉपिक में हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे, आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो डिफाइन करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? टू or more than two compounds which have same molecular formula but different arrangement of atoms and different properties are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. आइसोमेरिज्म क्या है? दो कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी अरेंजमेंट, वहां पर एटम्स की या ग्रुप्स की अरेंजमेंट जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना where two or more than two compounds have same molecular formula but they have different arrangement of groups or atoms and they have different properties, then such compounds are known as isomers and this phenomena is known as isomerism. आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट फीचर्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं, वहां से ये ओरिजिनेट करती है। डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के? देखिए, जब सेम ग्रुप्स या एटम्स क्या हो, कनेक्टेड हो एट डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट पोजिशंस in a molecule, in two or more than two molecules, then it results in structural or constitutional isomerism. क्या कि अगर तो क्या हो कि सेम ग्रुप्स और एटम्स जो है वो किसी मॉलिक्यूल में, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में कहाँ पे अटैच हों, डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच हों, डिफरेंट प्लेसेस पे अटैच हों, तो ये जो है ये क्या रिजल्ट करता है? यह रिजल्ट करता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये कोई अलग टाइप नहीं है। स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म आर वन एंड same thing. When the same groups or atoms are connected at the different places or different positions in two or more than two molecules, and it results in structural or constitutional isomerism. When substituents or groups have different spatial arrangement in isomers, then they are said to have different configuration. कि देखिए, जब जो ग्रुप्स हैं उनकी स्पेस में, थ्री डिमेंशनल स्पेस में क्या हो, उनकी अरेंजमेंट या उनकी पोजीशन जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो आइसोमर्स में, तो फिर उनको उसको क्या कहते हैं? दे आर सेड टू हैव कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन का क्या मतलब है? कि इनकी जो थ्री डिमेंशनल स्पेस है उसमें एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है या फिक्स में, तो थ्री डिमेंशनल स्पेस में जो ग्रुप्स की पोजीशन होती हैं, तीन ग्रुप्स की या चार ग्रुप्स की, जो कि एक सेंटर कार्बन के साथ अटैच होते हैं, उसको हम नाम देते हैं कन्फिगरेशन। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये सेकंड टाइप क्या है कि जब सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स क्या हो, दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स or groups have different spatial arrangement in isomers, then they are said to have configuration, and this type of isomerism is known as स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो ये सेकंड पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है कि जब सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप की स्पेशल अरेंजमेंट या स्पेस में अरेंजमेंट आइसोमर्स में डिफरेंट हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं कि दे हैव कन्फिगरेशन, और इससे जो आइसोमेरिज्म राइज करती है वो क्या है? वो क्या है? स्टीरियोआइसोमेरिज्म है। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स को हम क्लासिफाई करते हैं तो आइसोमर्स सिंस दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब बॉन्ड कनेक्टिविटी की बुनियाद पर इनके जो ग्रुप्स कनेक्टेड हैं उनकी कनेक्टिविटी की बुनियाद पर हम आइसोमर्स को दो टाइप के
आइसोमर्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं दे हैव डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी यहाँ ब्रांचेस या ग्रुप्स जो लगे होते हैं दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में दे हैव सेम कनेक्टिविटी। सिर्फ फर्क जो होता है स्टीरियो आइसोमर्स में वो किस चीज का होता है कि वो जो ग्रुप्स लगे हैं उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है यानी थ्री डिमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो क्या होती है, वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आगे फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की सारी टाइप्स 5 की 5 टाइप्स हम फर्स्ट ईयर में डिटेल्स के साथ देख के आए। इसके बाद सेकेंड ईयर में हमने क्या पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा, अब अगर स्टीरियो आइसोमर जो हैं दे आर इंटरकन्वर्टेबल ड्यू टू रोटेशन विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बॉन्ड ब्रेक किए बगैर इनको क्या किया जा सके, इंटरकन्वर्ट किया जा सके। तो अगर किया जा सके तो फिर वो कन्फर्मेशनल आइसोमर है, और अगर नहीं किया जा सके तो फिर वो क्या है? कन्फिग्रेशनल आइसोमर। अगर कन्वर्ट किया जा सके विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग तो वो क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमर, और अगर नहीं किया जा सके तो क्या है? कन्फिग्रेशनल आइसोमर। तो ये जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हैं इनमें भी क्या है, अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यानी कोई ग्रुप ऐसा है जो कि फ्री रोटेशन को रोक रहा है तो फिर वो होंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, और अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो फिर वो क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो डायस्टेरियोमर्स, और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है तो फिर वो क्या है? एनेंटियोमर्स। तो ये है आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन जो कि हमने एक फ्लो चार्ट की सूरत में देखी है। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ईयर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म पे बात नहीं करेंगे, वो फर्स्ट ईयर में डिस्कस हो गई है। सेकेंड ईयर में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म पे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड सिस्ट्रॉन्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे आइसोमर्स हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स which have identical physical and chemical properties except their ability to rotate the plane polarized light। क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, सिवाय किस चीज के? their ability to rotate the plane polarized light, except their ability to rotate the plane polarized light, and such isomers are said to be optically active, and these properties of these isomers of rotating the plane polarized light or plane of polarization of light is known as optical activity। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी है जिसमें कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं इन आइदर इन राइट डायरेक्शन और इन लेफ्ट डायरेक्शन। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफाई की जाएगी उसके प्लेन पोलराइज लाइट के जरिए। जब उस कंपाउंड पे कोई भी अननोन कंपाउंड है हम ये जानना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम उस पे क्या थ्रो करेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट, जिसके रिजल्ट में एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेरीमीटर, वो हमें बता देगा कि ये कंपाउंड ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करते हैं आइदर इन राइट और इन लेफ्ट डायरेक्शन, उनके लिए दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं। पहली टर्म क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? इफ ए कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट, अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करे यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसके लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है?
पॉजिटिव का सिंबल यूज किया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेशन के लिए, या लाइट प्लेन पोलराइज लाइट की राइट रोटेशन के लिए कैसा सिंबल यूज किया जाता है, पॉजिटिव। और ऐसे आइसोमर को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव आइसोमर। हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देख रहे हैं, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में नेक्स्ट टर्म जो हम डिफाइन करते हैं वो है लीवो रोटेटरी। अब लीवो रोटेटरी क्या होते हैं, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कि क्या करें, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट करें, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, लीवर रोटेटरी। और लीवर रोटेटरी जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो नेगेटिव, यानी ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट करेंगे उनके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो नेगेटिव, यानी वो कैसे आइसोमर्स होंगे, नेगेटिव आइसोमर। यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम के जरिए लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ये देखिए कि ये क्या है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। फिर एक मशीन होती है क्लैरीमीटर, उसके अंदर एक क्या लगा होता है, पोलराइजर। पोलराइजर से जब ये कॉमन लाइट पास करती है जो कि हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो ये पोलराइजर से पास करने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम सैंपल पे थ्रो करते हैं तो सैंपल उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है या फिर लेफ्ट में रोटेट कर। अगर सैंपल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट करे तो ये क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर वो उसको लेफ्ट रोटेट करे तो फिर क्या कहलाएगा, लीवर रोटेटरी। सो ये जो दोनों टर्म्स मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ से भी क्या की जा सकती हैं, अंडरस्टैंड की जा सकती हैं। इसके बाद है ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड में हमने क्या डिस्कस करना है, बेसिक कंडीशन डिस्कस करनी है क्या होने के लिए, और कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने की जो बेसिक कंडीशन है या रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कि इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, कि उसे क्या होना चाहिए, अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक कोई चीज है, जैसे एक सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर सर्कल रखें तो वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। ये मार्कर है, ये दो ब्लू मार्कर है, तो इस मार्कर के ऊपर मैं मार्कर रखूं तो ये दोनों क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने इस राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड रखूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉलर फिंगर है ये थंब के ऊपर आ रही है और इधर वाला थंब स्मॉल फिंगर के ऊपर आ रहा है। सो मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे अपने मिरर इमेज पे, वो क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। और ये कंडीशन कौन फुलफिल करता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग हैंड एनालॉजी। वो यही जो मैंने आपको बताई है कि देखें ये हाथ है, तो इसका जो मिरर इमेज है वो ये, इस हाथ का मिरर इमेज ये होगा, इस वाले हाथ का मिरर इमेज ये ऊपर वाला हाथ होगा, ये ऊपर वाले हाथ का मिरर इमेज ये नीचे वाला हाथ है। तो अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रखूं तो ये एग्जैक्ट उसके ऊपर फिट नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये देखें, ये थंब इस स्मॉलर फिंगर पे आ रहा है और ये स्मॉल फिंगर इस थंब पे ऊपर आ रही है। इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं हो रहे, बल्कि क्या हो रहा है कि ये मिसमैच हो रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसको, ऐसे इमेज को या ऐसे ऑब्जेक्ट और उसके इमेज को क्या कहते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो अगर तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो जैसे कि हैंड एनालॉजी है, तो इसी तरह से क्या होगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अच्छा, द वर्ड कायरल, एक टर्म यहाँ यूज किया, कायरल। कायरल जो है वो ग्रीक वर्ड कर से लिया गया है जिसके मेन मीनिंग क्या है, हैंड के। सो करैलिटी को इसी वजह से क्या बोलते हैं, हैंडेडनेस भी बोलते हैं, कि करैलिटी क्या है, हैंडेडनेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर कौन से होते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरलिटी क्या है, और वो होगी तो फिर कंपाउंड्स जो है वो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, उस पर हम बात करते हैं। जी, तो कायरलिटी को इन जनरल देखने के बाद हम बात करते हैं कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर। अगर एक कार्बन एटम क्या कर रहा हो, फोर डिफरेंट
ग्रुप्स या एटम्स बियर कर रहा हो, यानी एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच हो, तो वो कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि कायरल हो, नॉट सिमेट्रिक मीन यानी एसिमेट्रिक हो, और एसिमेट्रिक होगा तो क्या होगा? कायरल होगा। और वो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, तो क्या कहलाएगा? कायरल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो कार्बन बेस्ड कायरल मॉलिक्यूल्स या सेंटर्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जहां पे कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कायरल मॉलिक्यूल होंगे, और जो सेंटर कार्बन होगा वो कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर होगा। और ऐसे जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो सारे नॉन सिमेट्रिक होंगे, उनके मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होंगे, और वो क्या करेंगे? वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे और क्या कहलाएंगे? कायरल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन कायरल कार्बन, अगर एक ही कायरल कार्बन हो तो फिर तो अंडरस्टूड है कि वो एसिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, और हमेशा ऑप्टिकली क्या रहेगा? एक्टिव होगा। हाँ, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन आ गए या एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो गए, तो फिर कंपाउंड जो है वो मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। उस केस में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं एनेंशियोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स। तो एक मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा, वो हमेशा क्या क्या होगा? वो मॉलिक्यूल कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कि लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड को आप देखें तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है। वो कैसे? कि कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, OH से बॉन्डेड है, CH3 से बॉन्डेड है, और इस साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड से बॉन्डेड है। ये चारों ग्रुप्स जो हैं जो कार्बन के साथ जुड़े हैं, ये चारों सेम नहीं है, चारों डिफरेंट है। हाँ, अगर कहीं पे भी दो ग्रुप सेम हो गए तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा? वो उसमें जो कार्बन होगा, जिसमें कोई से भी दो ग्रुप सेम हो गए, तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, लिहाजा ये क्या है? ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, और ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब अगर हम इसको थ्री डिमेंशनल वे में अरेंज करें या थ्री डिमेंशनल पैटर्न पे अरेंज करें, तो हम ये देखते हैं कि इसका अगर मिरर इमेज लें, तो मिरर इमेज में ये ग्रुप्स 180 पे रोटेट कर जाएंगे। ये H इधर आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इधर आ जाएगा। अब अगर हम इस ग्रुप मॉलिक्यूल को उठाएं और इस पे प्लेस कर दें, तो क्या होगा? H के ऊपर कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कौन आएगा? H आएगा। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं हो सकते? सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, लिहाजा ये एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर हैं। अच्छा, अब इसके साथ लिखा है नेगेटिव आइसोमर, और इसके साथ लिखा है पॉजिटिव आइसोमर। नेगेटिव आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट करते हैं, और पॉजिटिव आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट करते हैं। यानी ये वाला आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तो ये वाला कैसा होगा? लीवो रोटेटरी होगा। इन पे हम थोड़ी सी मजीद बात भी करते हैं। वैसे तो हमने लैक्टिक एसिड के स्टीरियो आइसोमर्स जो है हमने देखे हैं, एनेंशियोमर्स हैं पॉजिटिव लैक्टिक एसिड और नेगेटिव लैक्टिक एसिड, और इनका 50% मिक्सचर पे भी थोड़ी सी बात की, लेकिन हम इसको जरा अब दोबारा डिटेल से देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या है? थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट। और ये थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट हमें ये सजेस्ट करती है कि लैक्टिक एसिड के दो स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और ये जो नॉनपोजेबल मिरर इमेज होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? एनेंशियोमर। यानी ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स। लिहाजा ये जो दो एनेंशियोमर्स हैं, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे हैव वन थिंग डिफरेंट। इनमें एक चीज डिफरेंट है, और वो एक चीज क्या है? कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट को नेगेटिव लैक्टिक एसिड लेफ्ट रोटेट करता है, तो पॉजिटिव लैक्टिक एसिड जो है वो क्या रोटेट करता है?
राइट रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और ये वाला किधर करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जैसे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, लेकिन इनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जो कि क्या कंटेन कर रहा हो, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर एंड 50% लीवर रोटेटरी आइसोमर, यानी 50% पॉजिटिव आइसोमर और 50% नेगेटिव आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड, तो फिर ये क्या बनाएंगे, ये एक ऐसा मिक्सचर बनाएंगे जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना 50% पॉजिटिव मिक्सचर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करेगा, उतना ही 50% नेगेटिव मिक्सचर जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा। तो ओवरऑल कोई रोटेशन हमें अब क्लैरीमीटर पे नजर नहीं आएगी। लिहाजा ऐसे मिक्सचर को हम नाम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जो कि क्या कंटेन कर रहा होता है, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर एंड 50% लीवर रोटेटरी आइसोमर। हाँ, अगर ये रेशो 50-50 ना हो तो फिर ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है या ओवरऑल मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन इस केस में जिसमें 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लीवर रोटेटरी मॉलिक्यूल्स हों या आइसोमर हो, तो उस सूरत में कंपाउंड जो है वो ओवरऑल ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट इन टू, तो रेसिमिक मिक्सचर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एज ए पॉजिटिव नेगेटिव आइसोमर। रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए पॉजिटिव नेगेटिव आइसोमर। जी, तो एंड पे रिजल्ट हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि लैक्टिक एसिड जो है इसकी दो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी, पॉजिटिव लैक्टिक एसिड और नेगेटिव लैक्टिक एसिड, और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड, यानी ये वाला जो है ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर है, जबकि पॉजिटिव लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और नेगेटिव लैक्टिक एसिड जो है वो लीवर रोटेटरी है। तो ये दोनों जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स है लैक्टिक एसिड की, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर जिसमें दोनों 50-50 हो, वो क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम सबसे एंड पे देखेंगे मीजो आइसोमर्स, ये क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स which contain two similar chiral carbon atoms and also possesses plane of symmetry are called optically active। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि क्या कंटेन कर रहे हो, दो सिमिलर कायरल कार्बन कंटेन कर रहे हो, और इसके साथ साथ क्या कंटेन कर रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कंटेन कर रहे हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव और क्या कहलाएंगे, मीजो आइसोमर्स। अच्छा, अब एक टर्म यूज हुई है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बुनियादी तौर पे एक रियल या इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मॉलिक्यूल को क्या करती है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। अब वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है, उस सूरत में मिरर इमेज होता है अदर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल का। जैसे देखिए ये टार्टारिक एसिड है, तो सी ओ एच ओ एच ओ एच एच, ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और नीचे भी। अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, ओवरऑल तो देखा जाए तो इसमें दो कायरल कार्बन है, ये वाला और ये वाला, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर हम इसको कट कर दें तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ एग्जैक्टली सेम है, ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ जो है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ये जो लाइन पास कर रही है, जो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर रही है, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये इसका मिरर इमेज है। बस इसमें OH उस साइड पे चले गए, H इधर आ गए। इसमें भी क्या है, यही दो कायरल कार्बन है, और ये यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि लोअर हाफ को अपर हाफ को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इस सूरत में क्या होता है कि ये जो दोनों हाफ है वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। अब चूंकि कायरल कार्बन है तो ये दोनों पार्ट जो है वो दोनों कार्बन, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों कायरल कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट तो करेगा, लेकिन इसमें जो दोनों हाफ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं। क्या क्या करते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रोटेट करते हैं तो जितना ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल अगर राइट रोटेट कर रहा है तो उतना ये वाला लेफ्ट रोटेट कर रहा होता है। तो ओवरऑल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रोटेशन ऑफ वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल
is internally cancelled out or compensated by other half। तो एक हाफ की जो रोटेशन है वो अदर हाफ की रोटेशन से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। लिहाजा ओवरऑल हमारे पास इस तरह के जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ओवरऑल कोई रोटेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट शो नहीं करता। तो सच स्टीरियो आइसोमर्स आर नोन एज मीजो आइसोमर्स। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है वो क्या है, टार्टारिक एसिड है। तो ये मीजो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें दो सिमिलर कायरल कार्बन हो। अगर सिमिलर नहीं होंगे तो फिर वो अलग केस हो जाएगा। जहाँ दो सिमिलर कायरल कार्बन हो और वो क्या पोजेस कर रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखें, दो सिमिलर कायरल कार्बन नहीं होंगे तो फिर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कंटेन नहीं करेगा। अब मीजो आइसोमर्स के लिए जरूरी है कि आपका जो स्टीरियो आइसोमर है उसमें दो सिमिलर कायरल कार्बन भी हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, जो कि दो उसको इक्वल हाफ में कट करे, ताकि एक हाफ जो रोटेशन दे रहा है उसका दूसरा हाफ उसके एग्जैक्टली अपोजिट रोटेशन दे। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होगा वो उस सूरत में क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि वन हाफ की जो रोटेशन है वो अदर हाफ जो है वो उसको क्या कर रहा होता है, काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। लिहाजा मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। इसके साथ ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और वह इंशाल्लाह लेक्चर 12 में देखेंगे।